शुक्रिया, थैंक यू। राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य श्री रितेश मिश्रा सर। भारत के कोने कोने से इस वर्चुअल ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे सभी यशस्वी हमारे पदाधिकारियों को सुप्रभात, जय हिंद, नमस्कार। आज का प्रशिक्षण का चौथा दिवस है और ये पिछले गत दिनों में हम लोगों ने बहुत सारी चीजों के बारे में समझा है, सीखा भी है। उम्मीद है जितनी भी बातें ये वर्चुअल ट्रेनिंग के माध्यम से आप तक पहुंचाई जा रही है, लाइव के माध्यम से और यूट्यूब पोर्टल के माध्यम से, हमें उम्मीद है कि आप पूर्ण रूप से इस प्रशिक्षण को अध्ययन कर रहे होंगे, उसको रिव्यू कर रहे होंगे और पूरी तैयारी अपने आप में कर रहे होंगे और अपने आप में परिवर्तन भी। आज की प्रशिक्षण से थोड़ा सा और छोटा होगा। 9, सवा 9 बजे हम सभी व्यक्ति इस प्रशिक्षण को विराम करेंगे। आज का छोटा सा होगा। आज की प्रशिक्षण को शुरुआत करने से पहले चंद कुछ बातें आपके बीच में रखना चाहता हूं मैं। इस दुनिया में हम सभी के बीच एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो सारी उम्र हमें आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरा समय हमारे ऊपर वो निछावर कर देती हैं, बगैर किसी भी लीव लिए हुए, किसी का छुट्टी लिए हुए। वो जिंदगी में कभी हमसे छुट्टी नहीं लेती और ना तो किसी प्रकार को उनको किसी प्रकार की सहूलियत और सुविधाएं दी जाती है। वो व्यक्ति हमारे बीच वो पूरी जीवन हम सभी लोगों के परवरिश पर समर्पण करती है, वो मां होती है। हम सभी के माए पूरा जिंदगी हम सभी पर अपना पूरा समय खर्च कर देती है। सुबह से लेकर के रात तक कभी भी उसके जिंदगी में ऐसा एक पल ना आया हो जो वो कभी हम सभी लोगों से छुट्टी लिया हो। वो अपनी कर्तव्यों को वाकई बहुत ही ईमानदारी से निर्वहन करती है। अगर हमारी मां की भावना, हम सभी लोग अपनी मां की भावनाओं को सम्मान करते हैं, तो निश्चित रूप से यह प्रशिक्षण उनके सपनों के लिए है। हमारे परिवार में जब हमारा जन्म होता है, उसी समय हमारे माता पिता के आंखों में भी एक सपने जन्म ले लेता है। सपना यह होता है कि आगे चल करके मेरा बच्चा मेरा नाम रोशन करेगा, मेरा सम्मान करेगा और मेरे सपनों को साकार करेगा। मां, अगर तुलना की जाए मां से, तो मां और एक मोमबत्ती, उसमें बहुत ज्यादा भिन्न नहीं होती।
आप मोमबत्ती को देखेंगे कि औरों को रोशनी देने के लिए अपनी वजूद को वो निरंतर पिघलाती रहती है और औरों को रोशनी देती रहती है। हमारी मां के करुणा में कुछ इसी प्रकार का भाव छुपा हुआ है। वो जिंदगी भर हम सभी को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी की पूरी वजूद को पिघला देती है, पूरी की पूरी वजूद लगा देती है हम सभी लोगों को आगे रोशनी देने के लिए। हम सभी लोगों के उनके सपनों को साकार करना होगा। जो वो हमसे अपेक्षाएं रख रही हैं, उन अपेक्षाओं को उतरना होगा और इन अपेक्षाओं को उतरने के लिए हम सभी लोगों को प्रशिक्षित होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे जीवन में कुछ ऐसे आदतें हम लोगों को घर कर गई हैं, वो आदतें वैसे हम लोगों से विदा नहीं हो रही है, वो आदतें हमसे छूट नहीं रही। इस पे छोटी सी एक कहानी से मैं आपको आपके साथ तक संदेश पहुंचाना चाहूंगा। एक शराबी था, वो खूब शराब पीता था, प्रतिदिन शराब पीता था। अंतर्गत हुआ परिणाम यह हुआ कि वो बीमार पड़ गया। डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उसको सलाह दी कि तुम शराब पीना बंद कर दो, नहीं तो मर जाओगे। परंतु फिर वो शराबी से फिर भी वो शराब छूट ही नहीं रहा था। लाख जतन करने के बावजूद भी वो शराब उनसे छूट नहीं रहा था। किसी ने सलाह दिया उनसे कि एक काम करो, एक बाबा रहते हैं पर्वत पर, उनसे तुम सलाह लो, शायद वो तुमको मदद करे, तुम्हें कुछ दे दे और तुम्हारा शराब छूट जाए। वो व्यक्ति बाबा के पास पर्वत पर पहुंचा, बाबा को अपनी पूरी वृत्तांत बताई कि बाबा मैं शराबी हूं और हमसे शराब छूट नहीं रहा। बाबा ने कहा कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारा शराब छूटेगा। तुम एक काम करो, आज तुम जाओ और कल मेरे पास सुबह सुबह आ जाना। समय बीता और जब सुबह वो व्यक्ति बाबा के आश्रम में पहुंच रहे थे, बाबा ने दूर से देखा कि वो व्यक्ति वो आ रहा है। तो बाबा ने क्या किया, एक खंबे को पकड़ करके जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, मुझे खंबे ने पकड़ लिया है। तब तक वो शराबी बाबा के पास पहुंच चुका था। बाबा उस खंबे को पकड़ के जोर जोर से चिल्ला रहा है कि बचाओ बचाओ, मुझे खंबे ने पकड़ लिया है। शराबी ने कहा अरे बाबा, ये कैसी बातें कर रहे हो? खंभा आपको नहीं पकड़े हुआ, बल्कि आपने खंबे को पकड़ रखा है। बाबा ने झट से खंबे को छोड़ा और शराबी को बताया कि बेटा, मैं भी तो तुमको यही समझाना चाह रहा था कि तुमको शराब ने नहीं पकड़ा, तुमने शराब को पकड़ रखा है। अर्थात हमारे जीवन के जो कुछ आदतें हैं, वो आदतें को हम स्वयं पकड़ रखे हुए हैं। जिस दिन इस आदतों से आप इस आदतों को छोड़ेंगे, यकीनन संसार बहुत बड़ा होगा। यकीनन संसार में आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। कुछ चीजों पर आपको जीत हासिल करनी पड़ेगी। कई लंबे समय से वो चीजें आपको कमजोर कर रही हैं। इस कमजोरी को आपको अपना हथियार बनाना होगा और आगे बढ़ना होगा। मैं कल के प्रशिक्षण में आर्टिकल 1 से 3 के खंड तक आप लोगों को मैंने जानकारी दिया था और अच्छा सा तमाम चीजों की जानकारी दिया था। और इस प्रशिक्षण में आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है, इस पर तमाम चीजों को मैंने स्पष्टीकरण भी दी थी।
मुझे उम्मीद है कि जो साथी कल के डेट में इस प्रशिक्षण को किसी कारणवश मिस किए हो, उन्हें रिपीट के रूप में हमारा YouTube लिंक पर जाकर के आप पुनः तमाम चीजों को स्मरण कर सकते हैं, तमाम चीजों को वहां से सीख सकते हैं। मैं आज आर्टिकल 4 पे बात करने वाला हूं। आर्टिकल 4 स्क्रीन शेयर करेंगे। आर्टिकल 4 सदस्यता एवं समूह पंजीकरण एवं निष्क्रिय करने की विधि। आर्टिकल 4 हमारा बता रहा है सदस्यता / समूह पंजीकरण एवं निष्क्रिय करने की विधि। आप सदस्यता को किस प्रकार के लेंगे और समूह को किस प्रकार से पंजीकृत करेंगे या उसको निष्क्रिय कैसे किया जा सकता है, उससे संबंधित चीजों को आज हम सीखेंगे। आर्टिकल 4 नंबर कह रहा है मुख्य रूप से सदस्यता एवं समूह पंजीयन पर प्रपत्र ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से संग्रह एवं सत्यापन करने की जिम्मेवारी पंचायत समन्वय के अधिकार क्षेत्र के अधीन है। यहां क्लियर कट है, मुख्य रूप से सदस्यता एवं समूह पंजीयन प्रपत्र ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से संग्रह एवं सत्यापन करने की जिम्मेवारी पंचायत समन्वय के अधिकार क्षेत्र के अधीन है। कोई भी सदस्यों की सदस्यता प्रपत्र, जो कल हमने तमाम चीजों को दस्तावेज के आधार पर तमाम चीजों को मैंने जानकारी दिया था, उनकी सत्यापन की जिम्मेवारी पंचायत समन्वय सर के अधीन है और साथ ही साथ ग्रुप पंजीयन जो पंजीकृत की जाएंगी उसके संबंधित भी सत्यापन की जिम्मेवारी पंचायत समन्वय के अधीन है। स्थानीय निकाय आजीविका ग्राम संगठन समूह का पंजीयन प्रपत्र एवं सदस्यों के सदस्यता प्रपत्र दो मुख्य कारण से एचआरएम समूह रचनात्मक विभाग के द्वारा ई सर्वर लिंक एवं मैनुअल भी निष्क्रिय एवं रद्द कर सकती है। किस किस कारण के कारण यह रद्द हो सकती है? एचआरएम विभाग, जहां समूह रचनात्मक विभाग ग्रुप क्रिएटिव डिपार्टमेंट कंट्रोल ऑफिस में काम करती है, वो सर्वर लिंक एंड मैनुअल भी निष्क्रिय रद्द और कर सकती है। किस किस रूपों में रद्द कर सकती है? तो इसका एक कह रहा है पंजीकृत सभी समूह एवं सदस्यों को क्वार्टरली प्रत्येक 3 महीना में जीवन प्रमाण पत्र फ्लोर टेस्ट के रूप में दाखिल करते रहने होंगे। समय सीमा में जीवन प्रमाण पत्र दाखिल नहीं करने की स्थिति में ई सर्वर लिंक निष्क्रिय कर दी जाएगी। अर्थात आप ये समझ लीजिए कि कोई भी ग्रुप आप पंजीकृत करते हैं, उसमें हमारे दीदी जो शामिल होते हैं, ग्रुप को इस बातों को, हमारे डिपार्टमेंट को इस बातों को आपको समय पर अपडेट करते रहना होगा। इस बातों को जीवन प्रमाण पत्र के रूप में अपडेट देना होगा कि कौन से दीदी अभी हमारे ग्रुप में हिस्सा है। किसी कारणवश ईश्वर न करे कि हमारे ग्रुप से वो ग्रुप में नहीं है, आज दुनिया में नहीं है। इन चीजों के स्मरण आपको प्रत्येक क्वार्टरली 3 महीना में जीवन प्रमाण पत्र दाखिल करके अपडेट कराते रहने होंगे। दूसरा कह रहा है कि साप्ताहिक बचत निरंतर 4 से अधिक जमा नहीं करने की स्थिति में ई सर्वर लिंक निष्क्रिय कर दी जाएगी। अब जो ग्रुप अभी लगातार कुछ चीजें, कुछ ऐसे पहलुएं भी सामने आई हैं जिन पहलुओं में ग्रुप निरंतर बचत की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाती, या कहीं वो बचत की राशि या ग्रुप के सदस्य या स्वयं रख रहे हैं या पंचायत समन्वयक के पास होता है, इन सभी व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए अगर कोई ग्रुप 4 सप्ताह तक निरंतर बैठक अपडेट ई सर्वर लिंक पे कंप्लीट नहीं करता है, उस अवस्था में उस ग्रुप का सर्वे लिंक निष्क्रिय कर दी जाएगी। उपरोक्त दोनों ही स्थिति में
निष्क्रिय किए गए ई सर्वर लिंक समूह सदस्यों को अनुमोदित होने वाली सभी सुविधाओं से प्रतिबंधित रखा जाएगा। अब आपका दोनों स्थिति में अगर आपका ई सर्वर लिंक प्रतिबंधित होता है तो समूह से मिलने वाली तमाम सुविधाएं आज से आपको प्रतिबंधित रखा जाएगा। ये है आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 सदस्यता समूह पंजीकरण एवं निष्क्रिय विधि के बारे में मैंने आपको जानकारी दिया और इससे संबंधित और भी विस्तार पूर्वक जानकारी आप स्वयं अध्ययन करके लेंगे। और अगर किसी प्रकार की परेशानी हो, समझने में दिक्कत हो, तो जैसे मैं कहते आ रहा हूं कि आप अपने कमेंट्स हमारे YouTube लिंक पे कमेंट के माध्यम से कमेंट करेंगे, आपको उसका जवाब जरूर दिया जाएगा। अब हम आर्टिकल 5 के बारे में चलते हैं। आर्टिकल 5 हमको क्या अधिकार देती है? आर्टिकल 5 हमें अधिकार यह देती है कि निष्क्रिय ई सर्वर लिंक को बहाल करने की विधि, जो किसी कारणवश जो सर्वर लिंक निष्क्रिय कर दी गई है उसको पुनः बहाल करना हो तो उसके लेकर के क्या करना होगा? तो उसके लिए करना यह होगा कि उपयुक्त दोनों ही अवस्था में निष्क्रिय की गई ई सर्वर लिंक को पुनः बहाल निम्नलिखित मापदंडों के आधार पर शुरू किया जा सकता है। पहला मापदंड क्या हो सकता है? पहला मापदंड हो सकता है कि अगर कोई केवाईसी अथवा जीवन प्रमाण पत्र अपडेट नहीं करने के कारण से ई सर्वर लिंक प्रभावित किया गया हो, उस अवस्था में सदस्यों की केवाईसी या जीवन प्रमाण पत्र प्रविष्ट करने के 48 घंटा बाद ई सर्वर लिंक को सक्रिय समूह रचनात्मक विभाग के द्वारा कर दिया जाएगा। समझ पा रहे हैं? दूसरा है बी, हमारा 5 का बी कहता है अगर साप्ताहिक बचत निरंतर 1 महीना 4 सप्ताह तक भुगतान नहीं करने की स्थिति में ई सर्वर लिंक प्रभावित किया गया हो, वैसे परिस्थितियों में सदस्य को अपना पूर्व के बकाया साप्ताहिक बचत राशि एवं विलंब शुल्क के साथ रिवाइवल प्रपत्र दाखिल करना अनिवार्य है। रिवाइवल प्रपत्र दाखिल नहीं करने की स्थिति में ई सर्वर लिंक को सक्रिय नहीं किया जा सकता है। अब ये रिवाइवल प्रपत्र क्या है? रिवाइवल प्रपत्र जस्ट लाइक एक मेडिकल सर्वे है। एक मेडिकल सर्वे ये है कि कोई भी सदस्य अगर अपना निरंतर 4 सप्ताह तक अपना बचत नहीं कर रहा है तो उनसे अपडेट लिया जाएगा कि क्या वो सदस्य कहीं बीमार तो नहीं, कोई उसके साथ कोई समस्या तो नहीं इत्यादि। इसलिए ये रिवाइवल प्रपत्र दाखिल करना होगा। अगर वो 4 सप्ताह से अनुपस्थित है और वो बैठक के हिस्सा नहीं बन रही या बचत नहीं कर रही तो उनको रिवाइवल प्रपत्र दाखिल करना होगा और रिवाइवल पत्र में उनका विवरण लिया जाएगा, स्वास्थ्य से संबंधित विवरण लिया जाएगा, उनका स्वास्थ्य अच्छा है, बुरा है, किस स्थिति में इत्यादि। ऑर्गेनाइजेशन जानना चाहती है कि वो सदस्य क्यों हमारे निरंतर बैठक से बाहर है और उनका बचत क्यों नहीं हो रहा। और ये रिवाइवल प्रपत्र में उनको स्पष्ट करना होगा कि जितने दिनों की बैठक से वो नदारत रही है, उस नदारत बैठक होने के साथ साथ अगर वो कंटिन्यू अपने सर्वर लिंक को बहाल करना चाहती है, आगे बढ़ाना चाहती है, तो उन्हें अपना पूर्व के जो बकाया साप्ताहिक बचत है उसके साथ साथ उनको विलंब शुल्क भी अदा करने होंगे। सी नंबर पॉइंट कह रहा है उपयुक्त दोनों ही अवस्था में निष्क्रिय ई सर्वर लिंक को शुरू करने हेतु अपडेटिंग चार्ज 55 रुपया का चालान प्रखंड परियोजना पदाधिकारी कार्यालय में जमा देना अनिवार्य होगा। जब रिवाइवल की बात होगी तो रिवाइवल डायरेक्ट ग्रुप उसको अपडेट नहीं करेंगे। रिवाइवल अब पंचायत कोऑर्डिनेटर साहब की सहायता से वो डेटा सिक्योर किया जाएगा कि ये क्यों बैठक से नदारत रही, क्यों बैठक में उपस्थित नहीं, बीमार रही, क्या कारण रहा इत्यादि का रिवाइवल पत्र दाखिल करके वो प्रखंड परियोजना पदाधिकारी स्तर के सम्मुख वो तमाम रिपोर्ट को सक्रिय प्रस्तुत करेंगे
और वो जो रिवाइवल पत्र के लिए जो अपडेटिंग चार्ज है वो 55 रुपया उसको अदा करना होगा, तो ही जाकर के प्रखंड परियोजना पदाधिकारी सर उनके लिंक को एज ए सक्रिय कर सकता है, अन्यथा नहीं। चालान रसीद पेमेंट यूटीआर बकाया भुगतान विलंब शुल्क के साथ पेमेंट यूटीआर प्राप्त तथा केवाईसी एवं जीवन प्रमाण पत्र इत्यादि अन्य फाइल तैयार कर समूह रचनात्मक विभाग को निजी मेल आईडी पर मेल करना होगा। किनको मेल करना होगा? प्रखंड परियोजना पदाधिकारी को। अब कोई भी ग्रुप ऐसे हैं जो रिवाइवल की इसकी आवश्यकता पड़ गई, रिवाइवल दाखिल करने की आवश्यकता पड़ गई, तो प्रखंड परियोजना पदाधिकारी का जिन जिन व्यक्तियों को जिन जिन ग्रुपों का रिवाइवल पत्र दाखिल हो रहा है, वो रिवाइवल पत्र दाखिल करने के लिए उनको डायरेक्ट ग्रुप डिपार्टमेंट जो है समूह रचनात्मक विभाग है, उस समूह रचनात्मक विभाग को रीजन बताते हुए उनको मेल करना होगा। अब हम चलते हैं आर्टिकल 6 को जानते हैं। आर्टिकल 6 आम सभा का कर्तव्य। आर्टिकल 6 में हम जानेंगे आम सभा का क्या कर्तव्य है। आम सभा का कर्तव्य जो नीचे लिखी हुई बातें हैं वो कह रहा है कि सोसाइटी आम सभा का आयोजन निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए कर सकती है। आम सभा एक ऐसी व्यवस्था जिसके माध्यम से किसी भी विषय पर समान मत एवं कोरम की गणना पर सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय प्रस्ताव एवं विचारों को स्वतंत्र रूप से रखने का संवैधानिक अधिकार समूह में शामिल सदस्यों को प्रदान करता है। आम सभा एक ऐसा है जो आम सभा पर सभी समान मतों की अधिकार सभी सदस्यों की होती है। सभी सदस्य अपने निर्णायक मतों का उपयोग कर सकता है, स्वतंत्र रूप से अपनी बात अपने विचार को रख सकता है, और वहां पर कोरम के आधार पर जो प्रस्ताव है वो रेजुलेशन के माध्यम से पारित किए जाएंगे। ए नंबर कह रहा है आम सभा का प्रस्तावक पंचायत समन्वयक होंगे। इन्हीं के अध्यक्षता में समूह का गठन, विस्तारीकरण, सदस्यों को अनुशासित एवं न्यायिक कार्रवाई, लेख अभिलेख एवं लेखांकन का मूल्यांकन एवं विघटन किया जा सकता है। क्या क्या किया जा सकता है आम सभा में? आम सभा का अध्यक्षता पहले कौन करेगा? आम सभा का अध्यक्षता करने का पावर सिर्फ पंचायत समन्वयक सर को है, और उन्हें समूह गठन करने का अधिकार है, समूह का विस्तार करने का अधिकार है, सदस्यों पर अनुशासित कार्रवाई करने का अधिकार है एवं न्यायिक कार्रवाई करने का भी अधिकार है, लेख अभिलेख एवं लेखांकन का मूल्यांकन एवं विघटन करने का भी अधिकार है। लेख अभिलेख तो आप जानते ही हैं, जो उनकी जो रिकॉर्ड पंजी है, डेटाबेसेस है इत्यादि का लेखांकन की वो कभी भी मूल्यांकन कर सकता है, और साथ साथ समूह का विघटन, अगर कोई भी क्राइसिस होती है, क्राइसिस की स्थिति में जो समय से और नियमों से समूह क्रियान्वित नहीं करता, उन समूहों को वो विघटन भी कर सकता है। बी कह रहा है उपयुक्त कोई भी विषय के लिए आमंत्रित किए गए आम सभा में 2/3 सदस्यों की उपस्थिति होना अनिवार्य है। कोरम की आपूर्ति नहीं होने की स्थिति में प्रस्तावक आम सभा की बैठक अगले आदेश तक बुलाने का निर्देश समूह के निर्णायक पदाधिकारी को दे सकता है। अब मानकर चलिए 11 सदस्य या 15 सदस्य हैं, 15 सदस्यों में 1/3 कोरम यानी कि सदस्यों की उपस्थिति समथिंग 11 से 12 सदस्यों की उपस्थिति होना अनिवार्य है। अगर 11 से 12 सदस्यों को उपस्थिति नहीं होती है तो उस समय में जो हमारे पंचायत समन्वयक सर है, पंचायत समन्वयक को यह अधिकार है कि उस बैठक को अगले आदेश तक टाल दे और निर्णायक पदाधिकारी को निर्देश दे दे कि यह बैठक अगले आदेश तक इतनी तारीख को होगी, स्पष्ट बाय राइटिंग में। अब सी नंबर कर आम सभा में सभी सदस्यों को विवेकतापूर्ण निर्णय लेने का स्वतंत्र अधिकार देता है, जैसे मैंने पहले भी बताया है।
कि आम सभा में सभी सदस्यों को अपनी विवेकता का उपयोग करना है, पूर्ण रूप से निर्णय लेने का स्वतंत्र अधिकार देता है। इसमें कोई भी व्यक्ति उस पर दबाव या किसी प्रकार की प्रेशर नहीं बना सकता। आर्टिकल नंबर 6(1) कह रहा है समूह गठन हेतु आम सभा का कर्तव्य एवं अधिकार। आर्टिकल 6(1) का समूह गठन हेतु आम सभा का क्या कर्तव्य एवं अधिकार होगा? तो पहला अधिकार होगा कि ये कह रहा है कि प्रस्तावक पंचायत समन्वयक समूह गठन करने एवं आम सभा का निर्णय ले सकता है जहां कम से कम 15 सदस्यों की सदस्यता प्रपत्र अथवा केवाईसी नियम एवं विधि व्यवस्थाओं को 100% पालन करने में सक्षम रहा हो। सदस्यों के अभाव में समूह गठन नहीं किया जा सकता। जहां 15 सदस्यों का तमाम केवाईसी सत्यापित करके पूर्ण रूप से फाइनल कर लिया गया हो, वहां वो आम सभा करने की अनुमति दे सकता है। उससे कम सदस्य में आम सभा गठन नहीं किया जा सकता या समूह का गठन नहीं किया जा सकता। बी नंबर पॉइंट कर रहा है कि समूह प्रस्तावक पंचायत समिति की अध्यक्षता में 2/3 कोरम आपूर्ति पर सोसाइटी का नाम एवं उनके निर्णायक पदाधिकारी अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष को मनोनीत कर सकती है। अर्थात कोई भी ग्रुप का पंजीकरण आप करवाते हैं तो सामूहिक रूप से ग्रुप का नाम आप चयन करते हैं कि इस ग्रुप का क्या नाम होगा, उसमें 1/3 कोरम की आवश्यकता होगी और साथ ही साथ अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष को जो मनोनीत किया जाएगा उसमें भी 1/3 कोरम की आवश्यकता होगी। सी नंबर पॉइंट कह रहा है कि कोरम के अभाव में या समान मत नहीं होने की स्थिति में प्रस्तावक मतदान कराने का प्रस्ताव पारित करेंगे। कोई भी ऐसा चीज है जहां कोरम का अभाव हो जाता है, कोरम नहीं पूर्ति होती है, उस स्थिति में प्रस्तावक यानी कि पंचायत समन्वयक को यह अधिकार दिया गया है कि वहां वो मतदान करा करके एज ए समूह का निर्णय ले सकता है, मतदान कराने का प्रस्ताव पारित कर सकता है बाय राइटिंग। कुछ भी मौखिक नहीं, सब कुछ राइटिंग में करने होंगे और उसकी पूरी एक एक बजावता अगले अध्याय में जो स्थानीय निकाय का सेशन समाप्त होगा, इसके बाद एक एक खंड से संबंधित जो चीजें हैं, फॉर्मेट से संबंधित जो चीजें हैं, उसके बारे में भी आपको अभ्यास कराई जाएंगी। डी नंबर कह रहा है कि प्रस्तावक के द्वारा प्रस्ताव पत्र में मतदान तिथि एवं समय निर्धारित कर दी जाएंगी। उस तिथि में मतदान का कार्य संपन्न करा दिया जाएगा। जो भी डेट मतदान का सुनिश्चित किया जाएगा, जब कोरम की आवश्यकता पूर्ति नहीं होती है, वहां मतदान की अगर आवश्यकता पड़ती है, उस स्थिति में प्रस्तावक के पास यह पावर है कि मतदान की तिथि हम सुनिश्चित कर दें और उस तिथि में मतदान कराया जाए। मतदान करने की स्थिति में तीनों पद के उम्मीदवार को विविध प्रपत्र में उम्मीदवारी प्रस्तावक के सम्मुख दाखिल करना होगा। जो भी व्यक्ति अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष के लिए फाइट करना चाहता हो, या 15 सदस्य है, 15 में से 2 अध्यक्ष के लिए फाइट करना चाहता है, 3 कोषाध्यक्ष के लिए फाइट करना चाहता है, इसी प्रकार से कोई फाइट करना चाहता है तो उनको सदस्य अपना मतदाता जो उम्मीदवारी प्रपत्र भरना होगा और उम्मीदवारी प्रपत्र भर करके वो प्रपत्र पंचायत समन्वयक सर के पास जमा हो जाएगा। दाखिल करना अनिवार्य होगा। निर्वाचन की प्रक्रिया बैलेट पेपर के माध्यम से किया जाएगा। बैलेट पेपर में तीनों पद के अलग अलग कैंडिडेट का नाम अंकित होगी। सदस्य अपने समर्थनकर्ता निर्णायक सदस्य के नाम के आगे सही का मार्क लगाकर बैलेट पेपर पर स्व हस्ताक्षर या अंगूठा निशान लगाकर के बैलेट बॉक्स में बैलेट पेपर गिराकर मतदान का कार्य संपन्न करेंगे। अब अध्यक्ष, सचिव के लिए जो फाइट है, उस फाइट को कंप्लीट करने के लिए जो भी अजय कैंडिडेट है तो उसका तो अपना कोरम 1 वोट है ही, उसके पक्ष में कितना वोट आता है, जो अन्य सदस्य बैलेट पेपर पर अपना सही का टिक लगाकर हस्ताक्षर कर करके उनके उस बैलेट बॉक्स में गिराया जाएगा और बैलेट बॉक्स की इसकी गिनती की जाएगी। जिसके पक्ष में गिनती ज्यादा आएगा
कोरम जिसके पक्ष में ज्यादा लगेगा उनके नाम की अनाउंसमेंट एज ए हमारे प्रस्तावक सदस्य के द्वारा कर दी जाएंगी, यानी मतदान का कार्यों को संपन्न कराया जाएगा। प्रस्तावक सभी सदस्यों की उपस्थिति में बैलेट बॉक्स खोलकर समर्थक सदस्य की गणना अथवा कोरम आपूर्ति पर अपना निर्णय प्रस्तुत करेंगे। प्रस्तावक का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य माना जाएगा। विरोध जताने वाले सदस्यों को प्रस्तावक समूह से तत्काल बर्खास्त कर सकती है। अब कोरम जो लग गया है प्रत्यक्ष है, उसमें प्रत्यक्ष कोरम में किसी प्रकार का कोई व्यक्ति जब कोरम लग चुका है उसका विरोध करता है तो उस स्थिति में प्रस्तावक के पास पावर होता है कि वो अपने निर्णायक मतों का उपयोग कर सकता है और साथ ही साथ जो व्यक्ति इस प्रस्ताव को या इसके विरोध करता है तो उनको तत्काल समूह से बर्खास्त करने का भी अधिकार उसके पास है और समूह से बर्खास्त उसको कर सकता है। विवादित परिस्थिति में प्रस्तावक वरिष्ठ प्रशासन प्रखंड परियोजना की राय लेकर निर्वाचन की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। अगर पुनः भी कोई जगह विवाद हो जाता है उस स्थिति में प्रखंड परियोजना पदाधिकारी से राय मशवरा लेकर के वहां के योजनाएं तैयार करके आप मतदान के कार्यों को पूरा करेंगे। एच नंबर कह रहा है कि समूह सर्वसम्मति से निर्विरोध तीनों निर्णायक पदाधिकारी को मनोनीत कर सकता है जहां कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। ये निर्वाचन या कोरम की आवश्यकता उस जगह होती है जहां थोड़ा बहुत एक कैंडिडेट नहीं, दो कैंडिडेट नहीं, 3 कैंडिडेट फैट करना लगता है। उस स्थिति में मतदान और कोरम की आवश्यकता हो जाएगी। परंतु जहां सर्वसम्मति से पूरे ग्रुप सर्वसम्मति से अपना अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष को चुनना चाहता है, यानी कि निर्विरोध चुनना चाहता है, तो वहां कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी। आय कह रहा है कि समूह में शामिल सभी सदस्यों को आम सभा के दौरान पासबुक निर्गत शुल्क, इस पॉइंट को थोड़ा सा संशोधित है जो अब नया क्रियान्वयन जो होने वाला है, इस बातों पे आप लोग जरूर गौर करेंगे कि समूह में शामिल सदस्यों को आम सभा के दौरान पासबुक निर्गत शुल्क 55 रुपया और साप्ताहिक बचत दोनों राशि एक साथ जोड़कर एक मुश्त जमा करने होंगे। साप्ताहिक बचत करने की प्रक्रिया आम सभा तिथि से समूह रचनात्मक विभाग के द्वारा रिकॉर्ड किया जाएगा। यानी जिस दिन आम सभा आप करते थे पहले 25 रुपया पासबुक शुल्क ली जाती थी, इस पासबुक शुल्क में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया गया है, इसे बदलाव किया गया है। अब पासबुक शुल्क के रूप में 55 रुपया लिए जाएंगे। अब बार कोड और डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी पासबुक रिलीज किया जाएगा, इसलिए 55 रुपया पासबुक लिख के शुल्क लिए जाएंगे। साथ ही साथ जो सदस्य ने बचत योजना से संबंधित टर्म अवधि या और टर्म प्लान को चयन किया है, उसका प्रथम किस्त उस दिन उसको जमा करना पड़ेगा, एक मुश्त जमा करना पड़ेगा। और ये जमा की गई जो राशि है बचत करना होगा। और उसी दिन से हमारे ग्रुप क्रिएटिव डिपार्टमेंट, एचआरएम डिपार्टमेंट ऐसे ग्रुप पर ट्रैक करना शुरू करेगा कि अगला बैठक कब है, इससे अगला बैठक कब है। यानी कि उसी दिन से बैठक ट्रैकिंग 52 वीक, साल का 52 सप्ताह उसी फॉर्मूले का आधार पर ट्रैक होना शुरू हो जाएगी। हमारा जो अजय 4WS सेविंग या समूह रचनात्मक विभाग है वो ट्रैक करना इसको शुरू कर देगी। पासबुक निर्गत शुल्क समूह के सामूहिक बचत पंजी में सदस्य के निजी बचत पासबुक पर राशि अंकित नहीं की जाएंगी, केवल साप्ताहिक बचत राशि मात्र अंकित किया जाएगा। जो पासबुक शुल्क है वो पासबुक सदस्य को जो पासबुक दिया जा रहा है, जो सामूहिक पंजी आपके ग्रुप में है या लोगों को जो अलग अलग नामों से आप पासबुक दे रहे हैं बचत पासबुक, उसमें 55 रुपया का शुल्क अपडेट नहीं किया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ उनके द्वारा जो साप्ताहिक बचत की राशि है वही राशि इसमें अपडेट किए जाएंगे।
प्रस्तावक के द्वारा सोसाइटी के सभी सदस्यों को पासबुक, निर्गत शुल्क एवं साप्ताहिक बचत मैनुअल रसीद दिए जाएंगे तथा सभी सदस्यों को अपना अपना मैनुअल रसीद सुरक्षित रखनी होगी। अगर कोई भी शुल्क आप जमा कर रहे हैं या पासबुक शुल्क जमा कर रहे हैं सदस्य, या हमारे आप बचत शुल्क जमा कर रहे हैं, तो उसके एवज में उस आम सभा में प्रस्तावक के द्वारा आपको मैनुअल रसीद दिया जाएगा और उस मैनुअल रसीद को आपको बहुत ही सहेज करके सुरक्षित रखनी होगी। जब कल के डेट में किसी प्रकार की कोई कठिनाई हो तो इसे आप प्रस्तुत कर सके। समूह में जमा पासबुक, निर्गत शुल्क एवं बचत राशि को स्वयं बैंकिंग सामूहिक बचत प्रपत्र फॉर्म संख्या 3 की सहायता से संस्थान के अधिकृत खाता पर भुगतान करेंगे। सामूहिक बचत प्रपत्र पर बैंकिंग यूटीआर आईडी प्रविष्ट किए बिना समूह प्रस्तावक या किसी भी सदस्य अथवा पदाधिकारी को नगद राशि भुगतान न करे। क्लियर बातें हैं? क्लियर बातें ये कह रहा है कि समूह में जो भी जमा राशि हो रही है, या पासबुक शुल्क का राशि जमा हो रहा है या बचत शुल्क का राशि हो रहा है, तो आपको प्रपत्र संख्या 3 की सहायता से अपडेट करना है। और प्रपत्र संख्या 3 की सहायता से अपडेट करना और साथ से साथ उसका यूटीआर अपडेट करके, बैंकिंग यूटीआर अपडेट करके संस्थान के एक निजी खाता जो है उस पे आपको भुगतान कराना है। सामूहिक बचत प्रपत्र बैंकिंग यूटीआर प्रविष्ट किए बिना समूह या प्रस्तावक या किसी भी सदस्य अथवा पदाधिकारी को नगद राशि नहीं दिया जा सकता। यह कानूनी अपराध है जिसकी पुष्टि होने पर प्रस्तावक के ऊपर, इस बातों को बड़ी गौर से सुनिएगा, अगर ये आप ऐसा करते हैं, ऐसी गलती करते हैं, तो इस गलती के लिए आप पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। अगर आप सदस्य से डायरेक्ट आप बगैर यूटीआर मेंटेन किए हुए, फॉर्म संख्या 3 पर बगैर यूटीआर मेंटेन किए हुए अगर आप इससे राशि को कलेक्शन करते हैं, ये कानूनी अपराध है। और ये कानूनी अपराध हो जिसकी पुष्टि होने के ऊपर 10,000 रुपया तक की राशि जुर्माना प्रखंड परियोजना पदाधिकारी को वसूल करने का अधिकार है। इस बातों को आपको गौर से करना, समझना है कि कोई भी ग्रुप हो, उस ग्रुप की बैंकिंग की प्रक्रिया सर्वप्रथम वो स्वयं बैंकिंग कर सकती है। जब तक वो स्वयं बैंकिंग करने में सक्षम नहीं है, अगर आपकी सहायता ली जा रही है, तो आप बगैर यूटीआर नंबर आईडी चढ़ाए हुए, बगैर बैंकिंग यूटीआर नंबर आईडी नंबर चढ़ाए हुए उस राशि को कलेक्शन आप नहीं कर सकते। अगर इस बातों की जानकारी प्रखंड परियोजना पदाधिकारी सर की हो गई तो आप पे 10,000 रुपया का जुर्माना आपको कर सकता है। प्रखंड परियोजना पदाधिकारी के द्वारा लिए गए निर्णय का विरोध प्रस्तावक नहीं करेंगे। ऐसे करने पर प्रखंड परियोजना पदाधिकारी क्षेत्रीय थाना एवं न्यायालय के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कराकर कानूनी कार्रवाई भी आप पर ऊपर कर सकता है। क्लियर पॉइंट है? इस पॉइंटों को प्रखंड परियोजना पदाधिकारी सर और पंचायत समन्वयक सर वाकूबी समझे और स्पष्ट समझे और सभी वरिष्ठ प्रशासन समझे। इन चीजों के अब हर यूटीआर बेटर फॉर्म नंबर संख्या 3 में जो यूटीआर नंबर की जो मेंटेन होता है उस पे आप बड़ी गौर से देखेंगे। और अगर इसमें कहीं भी, चूंकि इसको आपको, क्योंकि हमारे कंट्रोल ऑफिस से जैसे बैठक होगी उस कंट्रोल ऑफिस से डायरेक्ट कॉल समूह तक पहुंचेगा और उनसे पूछा जाएगा कि आपकी बैठक जो हुई है उसकी राशि कलेक्शन आपने किसको दिया है, क्या आपको आपके समूह पे उन्होंने यूटीआर मेंटेन किया है या नहीं किया है। अगर इस बातों की पुष्टि होती है कि नहीं, मेरे समूह को उन्होंने बैंकिंग नहीं किया, यूटीआर मेंटेन नहीं किया, वैसे बगैर कोई दस्तावेज साइन किए हुए वो हमसे पैसा कलेक्शन कर दिया, अगर इस बातों की पुष्टि हो जाती है तो पंचायत समन्वयक सर पर, प्रखंड परियोजना पदाधिकारी सर को डायरेक्ट हमारी कंट्रोल ऑफिस में मेल जाएगा और आप पर कार्रवाई हो सकती है, जुर्माना आपको लगाई जाएगी। एम नंबर कह रहा है कि आम सभा के दौरान प्रस्तावक के द्वारा
सामूहिक बचत प्रपत्र 2 प्रति में तैयार किया जाएगा। 1 प्रति ओरिजिनल सचिव के पास साक्ष्य के रूप में सुरक्षित रखा जाएगा और दूसरा प्रति ओरिजिनल प्रस्तावक प्रखंड परियोजना पदाधिकारी को रिपोर्ट करेंगे। छाया प्रति प्रस्तावक अपने पास सुरक्षित रखनी होगी। फॉर्म संख्या 3 का जो सहारा आप लेते हैं, उस फॉर्म संख्या 3 को 2 मूल प्रति में तैयार करना है आपको। 1 प्रति जो आप यूटीआर मेंटेन करके कैश का जो कर्मणिका होती है वो कर्मणिका तैयार करके सभी सदस्यों को हस्ताक्षर और सिग्नेचर लेकर के 1 प्रति आप अपने पास रिसीव कर लेंगे और 1 प्रति आप सचिव को अपना हस्ताक्षर दे करके उसे रिसीव करवा देंगे और उनको फाइलिंग करने के लिए कहेंगे। जो दूसरा प्रति ओरिजिनल प्रति पंचायत समन्वयक साहब को ग्रुप से जो फॉर्म संख्या 3 मिल रही है, उस डेटा को आपको अपने प्रखंड परियोजना पदाधिकारी सर को रिपोर्ट करना है और आपको उस रिपोर्ट की कॉपी को छाया कॉपी अपने पास सुरक्षित रखना है, ताकि कभी भी इससे संबंधित डेटाओं का जांच पड़ताल के लिए आपसे रिपोर्ट मांगा जाए, मूल्यांकन किया जाए तो ये नहीं कह दें कि मेरे पास वो डेटा नहीं है, मैंने इसको ओरिजिनल कॉपी ऑफिस में जमा करवा दिया था, मेरे पास कोई साक्ष्य नहीं है। ये सब अगर एक्सक्यूजेज करते हैं फिर भी उसमें भी आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपनी जवाबदेही को, अपनी भागीदारिता को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझना है, बहुत ही अच्छे तरीके से पालन करना है, क्योंकि यह फाइनेंशियल एक्टिविटी है। अगर आपके द्वारा आपकी गलती, आपकी कोई भी प्रशासनिक की गलती के द्वारा, छोटी छोटी गलतियों के द्वारा भी अगर कोई ये होता है तो निश्चित से फाइनेंशियली एक्टिविटी में बड़ा एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। इन सभी चीजों से सचेत होने के लिए आपको आगाह की जा रही है कि आगे के जो प्रक्रिया होगी, आगे के चीजों को जो क्रियान्वित करेंगे विधिवत 23-24 के नियमों के तहत पालन करेंगे। इसकी गाइडलाइन आपको जारी किया जाएगा कि ये अध्यादेश कब से प्रभावित की जा रही है और आपको अपने क्षेत्र में कब से लागू करना है। बाकी समय आज कम है, इसलिए आज मैं समय आप लोगों से थोड़ा सा कम लेना चाहूंगा। आज और कल थोड़ा सा मैं समय आप लोगों के बीच में थोड़ा सा कम देना चाहूंगा। पुनः सोमवार से संडे को हम लोग लीव रखेंगे, संडे को हम लोग बिल्कुल फ्री रहेंगे और सोमवार से पुनः हम आप लोगों को पूरा समय देंगे। तो आज के प्रशिक्षण, वर्चुअल प्रशिक्षण को हम यही विराम देना चाहते हैं। आज के प्रशिक्षण को विराम देने के साथ साथ मैं आज आप लोगों से विदा चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का दिन बहुत बहुत शुभ हो, आप बहुत स्वस्थ रहें, यही कल्पना करता हूं। बाकी आप सभी लोगों को शुक्रिया।